हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष। तो चलिए इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम एवीएस, जो कि हमारा यूटेट 2014 में जो भी क्वेश्चन आए थे एनवायरमेंटल साइंस के, उनका सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से रोग और उनके द्वारा प्रभावित अंगों का सुमेलन का सही विकल्प चुनिए। देखो, पीलिया होता है लीवर यकृत से, और जो हमारा ये एड्स होता है, एड्स का होता है प्रतिरोधी तंत्र, और जो हमारा ये फाइलेरिया होता है लिम्फ ग्रंथि, और जो रेबीज़ का होगा हमारा तंत्रिका तंत्र। तो इसके हिसाब से हमारा क्या होगा, ए का है 3, बी का है 4, सी का है 2, डी का है 1। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य। मूल्यांकन करना अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का, तो ये हमारा कौन सा होगा, ये होगा हमारा भावनात्मक, मतलब हमारे भावनात्मक जो क्षेत्र है उससे जुड़ा होता है मूल्यांकन करना। ठीक है, तो ये होगा हमारा भावनात्मक पक्ष, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, जल संग्रहण के संबंध में वहाँ की क्षेत्रीय भाषा अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यार देखो, राजस्थान में खादिनी बोलते हैं, ठीक है। बिहार में आहार, ठीक है। कर्नाटक कांदी देखते हैं। तमिलनाडु एरिस, तमिलनाडु वाला सही है। तो मतलब हमारा गलत क्या होगा, अगर 3 सही है तो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा गलत। ठीक है, तो ये होगा हमारा, मतलब कर्नाटक में कांदी नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो जैसा कि हम देख रहे हैं इसके आंसर के एनालिसिस में, इसमें लिखा हुआ है कांदी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले का म्यूनिसिपल क्षेत्र है, ठीक है। तो मतलब कांदी जो है ये कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, कर्नाटक में नहीं है, तो इसलिए हमारा ये गलत था। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, स्मॉग धुंध बनता है। तो यार देखो, धुंध किससे बनता है, धुएं और कोहरे से, वाष्पपान के ईंधन से, कोहरा तथा NO2 से, धुएं तथा CO2 से। तो हमें पता है स्मॉग जो हमारा बनता है वो किससे बनता है, धुएं और कोहरे से। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में जैसा हमसे पूछा गया है, हमें क्या बताना है, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। मतलब हमें क्या करना है, इनको मिलान करना है, इनकी मैचिंग करनी है। मछली होती है हमारी एक्वेरियम में, ठीक है। केंचुआ होता है हमारा केंचुआ शार्क। तो देखो, तितली जो होगी हमारी, तितली आती है वाइवेरियम में, ठीक है। केंचुआ आएगा हमारा टेरेरियम में, शार्क आएगा हमारा हर्बेरियम में, ठीक है। तो इसमें है हमारा ए का हो जाएगा 3, बी का होगा 4, सी का होगा 2, और डी का होगा हमारा 1। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है। तो जैसे कि हमने पहले देख चुके हैं, इसका आंसर क्या है, आयोडीन, क्योंकि ओशन में क्या होता है, नमक, और नमक में क्या मिलता है, आयोडीन। ठीक है, तो जो इसीलिए जो सागरीय खरपतवार है उसमें क्या ज़्यादा होगी, आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होगी, या फिर वो इंपॉर्टेंट सोर्स होगा आयोडीन का। मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है। तो जैसा कि मैंने बताया था, मोनाल उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का भी क्या है, राज्य पक्षी। और अभी एक देश के बारे में भी आएगा, वो देश का नाम होगा नेपाल। नेपाल में भी कहीं ना कहीं मोनाल रिलेटेड है नेपाल से भी। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है ना, उत्तराखंड में इसे डॉफे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे लिखा गया है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। तो ओजोन परत जो है वो नापते हैं हम डॉप्सन यूनिट में, और जो डेसिबल है, डेसिबल में हम नापते हैं साउंड, मतलब ध्वनि। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक वनिकी का उद्देश्य है पर्यावरण, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध, ग्रामीण क्षेत्रों में के चकबंदी, या वन्य प्राणियों का संरक्षण, या चिरागाहों का विकास। तो सामाजिक जो वानिकी होती है इसमें क्या होता है, पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है, चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गाँव से प्रारंभ किया गया। तो चिपको आंदोलन जो है वो वनों की कटाई से रिलेटेड है, और ये जो शुरू हुआ था वो हुआ था रैणी गाँव से। रैणी गाँव किस कहाँ आता है, उत्तराखंड में आता है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो हुई थी आंदोलन की 26 मार्च 1974 को हुई थी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जब
ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होती है, तो हम मतलब बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, तो बायोडाइवर्सिटी वहाँ बढ़ती है जब हम भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं ध्रुव से। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारी राष्ट्र पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है। तो जैसे कि हम जानते हैं हमारा पर्यावरण अध्ययन जिसे हम EVS बोलते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज़ के नाम से भी जानते हैं, इसे हम तीसरी से 5वीं कक्षा तक पढ़ते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। तो अधिकतम भूस्खलन जो हमको देखने को मिलता है वो कहाँ मिलता है, हिमालय के क्षेत्रों में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, हल्दी पाउडर, कोकुरमीना येलो, फ्रियोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड और कुंटूर कृषि भूमि अपरगम। तो देखो हल्दी पाउडर कुकुरबिन येलो होता है, फ्रायंस क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड आती है, लेकिन कंटूर कृषि जो है ये भूमि अपरदन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो कंटूर कृषि विधि होती है इससे भूमि अपरदन की क्रिया नहीं होती है, बल्कि कंटूर कृषि जो होती है इसमें क्यारियाँ बनाकर खेती की जाती है। ठीक है, जो मृदा अपरदन को रोकती है। ठीक है, कंटूर फार्मिंग वो होती है ना, सीढ़ी नुमा खेती जब करी जाती है क्यारियाँ बनाकर करी जाती है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं ये कंटूर कृषि। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है सजीवों में ऑक्सीजन की प्रक्रिया में डैश ऊर्जा अवमुक्त होती है, मतलब कितनी जो है हमारी जो ऑक्सीजन की ऑक्सी श्वसन मतलब हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसीजर वो प्रक्रिया है इसमें कितनी ऊर्जा निकलती है। तो जैसा कि हमें पता है जो ऊर्जा अवमुक्त होती है वो कितनी होती है, 28 किलो कैलोरी, 28 किलो कैलोरी निकलती है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। भूकंप की तरंगों को कौन निरूपित करता है या दर्शाता है या दिखाता है, कौन दिखाता है, सीस्मोग्राफ नामक यंत्र दिखाता है। ठीक है, इसमें लगा होता है रिक्टर स्केल या रिक्टर पैमाना जो भूकंप की तीव्रता को नापता है। मानव पर्यावरण संबंध एक डैश संकल्पना है। तो मानव की जो पर्यावरण के संबंध में एक संकल्पना है वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक, मतलब एक पॉजिटिव संकल्पना होती है। मतलब मैन और एनवायरनमेंट की जो रिलेशनशिप है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि ये विस्तृत रूप से फैले होते हैं, वे मृदा से जुड़े होते हैं, या फिर वे सूर्य के प्रकाश में स्नायुमंडल CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, या इनमें जड़ें होती हैं। तो पादप जो होते हैं मतलब प्लांट जो होते हैं वो हमारे प्रोड्यूसर होते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो वायुमंडलीय CO2 है मतलब वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्या करते हैं, स्थिरीकृत करते हैं, मतलब CO2 का क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है पृथ्वी की वह सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है। तो जल से घिरा है वो कितना है, 71%, या फिर मैं बोलूँ लगभग 2/3 पार्ट ऑफ अर्थ। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड C स्तर तक बनाए रखें जिससे उसे लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथनानुसार ग्रेड C स्तर का अर्थ है, जो ग्रेड C है इसका क्या मतलब है, थोड़ा शुद्ध जल, थोड़ी मात्रा में प्रदूषित जल, औसत दर्जे का प्रदूषित जल या अधिक प्रदूषित जल। तो जब भी हम ग्रेड C लेवल वाटर की बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, औसत दर्जे का प्रदूषित जल। ठीक है, मतलब उच्चतम न्यायालय ये कहना चाहता है कि लोगों को वो पानी मुहैया कराओ जो ग्रेड C का हो। ग्रेड C का मतलब जो एक औसत दर्जे का प्रदूषित जल हो, मतलब ना ऐसा ना हो कि तुम बिल्कुल ही साफ पानी दे दो और ऐसा भी ना हो तुम उनको बिल्कुल ही गंदा दे दो। ठीक है, एक मिनिमम नॉर्मल या एवरेज लेवल का पानी दो जिसे इंसान पी भी सके, उसमें कोई बीमारी ना हो। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल क्लियर वाटर हर किसी इंसान को या मतलब मैं बोलूँ भारत की इतनी बड़ी आबादी को देना संभव नहीं है, क्योंकि हर किसी को तुम चाहते हो कि बिल्कुल ऐसा पानी दो कि जिसमें पॉल्यूशन हो ही ना। ठीक है, मतलब ऐसा हो कि मतलब 0% हो उसका वाटर पॉल्यूशन लेवल, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए उच्चतम न्यायालय ने ये निर्देश दिए हैं सरकार को। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में है बाढ़ से समुद्भूत पौधे मर जाते हैं क्योंकि।
पौधों का कोशिकीय रस पतला हो जाता है, मूल में श्वसन रुक जाता है, पौधे का कोशिकीय रस सांद्र हो जाता है, या फिर पानी की आर्द्रता से पोषक तत्व पौधे से बाहर आ जाते हैं। तो यार देखो, जब भी बाढ़ आता है ना, तो जो समुद्रित पौधे होते हैं ये इसलिए मर जाते हैं क्योंकि इनके मूल में श्वसन रुक जाता है, मतलब इनकी रूट्स में जो रेस्पायरेशन होता है वो नहीं हो पाती है, ठीक है, जिसके कारण पेड़ मर जाता है। और रेस्पायरेशन ही होता है प्लांट्स को जीवित रहने के लिए जो चाहिए होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फिर अगले क्वेश्चन में पूछा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। जो काजीरंगा है राष्ट्रीय उद्यान, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए, भालू के लिए, एक सिंग वाला गेंडे के लिए, या हंगुल के लिए? तो जैसा कि हम जानते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क है वन हॉर्न राइनोसेरस, मतलब एक सिंग वाले गेंडे के लिए, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जैसा कि हमको पता है, पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं 5 जून को, ठीक है। तो चलते हैं फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में जैसे कि हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? मतलब जो हमारा ह्यूमस है, ह्यूमस के बनाने में कौन सहायक होता है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, या इनमें से सभी? तो जैसे कि हम बात करते हैं, जो हमारा ह्यूमस निर्माण है, ह्यूमस निर्माण में उत्पादक भी, अपघटक भी या उपभोक्ता भी, ये तीनों क्या करते हैं? हमारी मदद करते हैं, मतलब सहायता करते हैं ह्यूमस के बनने में। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डीडीटी क्या है? खरपतवार निवारक, जैव निम्नीकरण प्रदूषक, या अजैव निम्नीकरण प्रदूषक, या एंटीबायोटिक? तो जैसा कि हमें पता है, डीडीटी क्या होता है? अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, ठीक है, जो कि क्या है हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है? वो सोर्स ऑफ एनर्जी बताना है जो कभी पॉल्यूशन नहीं करेगा। तो वो हमेशा क्या है? सौर ऊर्जा, क्योंकि सन से जो निकलने वाली एनर्जी है वो कभी भी पॉल्यूशन नहीं करती है, या मतलब जो सोलर एनर्जी है वो कभी भी कोई पॉल्यूशन नहीं करती है। इसीलिए अब ज़्यादातर लोग अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी हीटर जो होता है नॉर्मली, जिससे हम पानी गर्म करते हैं, वो जनरली पहले आता था बिजली वाला, लेकिन अब लोग अपने छतों में सोलर पैनल लगा के सोलर हीटर का इस्तेमाल करते हैं, पहाड़ी इलाकों में या फिर एक प्लेन एरिया में भी, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो जैसा कि हमको पता है, वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वो कौन सी है? हमारी शोभ मंडल कहलाती है, ठीक है। तो जो कि क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इसी ये जो मंडल है, शोभ मंडल, इसमें हमें क्या देखने को मिलती है? आंधी, तूफान, वर्षा और बिजली का चमकना जो भी होता है वो सब यही शोभ मंडल में हमको देखने को मिलता है। अम्लीय वर्षा का कारण निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है? SO2 और NO2, CO2 CO2, CON N2, या फिर धूल तथा O3 मतलब ओजोन। तो जब अम्लीय वर्षा होती है तो उसमें SO2 और NO2 की मात्रा बढ़ जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में। तब जो क्या होता है, जो बारिश आती है, बारिश SO2 से मिलके इसको बना देती है एसिडिक, और NO2 को बना के क्या बना देती है? HNO3 नाइट्रिक एसिड, जो कि पानी के pH को कम कर देते हैं। 4 से 4.5 के बीच का pH हो जाना ही क्या होता है? एसिडिक रेन या अम्लीय वर्षा, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, रेड डाटा बुक में सम्मिलित हैं। ये जो रेड डाटा बुक है इसमें कौन कौन सम्मिलित हैं? विलुप्त हो रहे जीव, शुभेद जीव, या आपत्तिग्रस्त जीव, या इनमें से सभी? तो जैसा कि हम जानते हैं, रेड डाटा बुक जो है ये कौन पब्लिश करता है? IUCN ने, एक संस्था है जो इसे जारी करती है। कब से जारी कर रही है? 1964 से जारी कर रही है। इसमें जितने भी विलुप्त हो रहे हैं और जितने भी शुभेद जीव हैं या फिर जो आपत्तिग्रस्त जीव हैं, इन्हीं के बारे में डाटा हमको इस बुक में मिलता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अत्यधिक चारण का परिणाम है। अत्यधिक चारण का मतलब ओवर ग्रेजिंग, ठीक है। मृदा प्रदूषण, मृदा अपरदन, ताप प्रदूषण, या जलवायु परिवर्तन। तो जैसा कि हम ओवर ग्रेजिंग करेंगे किसी भी लैंड का, तो वहाँ से सॉयल इरोजन मतलब मृदा अपवर्दन के चांस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, या फिर मृदा अपवन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी, मृदा अपवर्दन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो।